हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको टोटल 10 क्वेश्चन गेस देने वाले हैं। गेस के मतलब संभावित प्रश्न। ओके, तो इसको आप याद कीजिए। और सारा एनसीईआरटी का सवाल है। आपको पता है बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है हर बोर्ड में। ओके, तो ये सवाल चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी एमपी जहां के भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज सवाल एनसीईआरटी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब सवाल एंड सवाल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले। तो आप किसी भी बोर्ड से हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं सवाल को अंडरस्टैंड करूंगा एंड आप लोग का मैं कमेंट देखूंगा कि आपको कितना सवाल याद है। अगर आपने तैयारी बेहतर तरीके से कर रखी है तो इन 10 में से 10 सवाल आपको याद होगा। ओके, चलिए अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी लाता हूं आपके पास इन्फॉर्मेशन मैसेज चला जाएगा और आप ऑन टाइम चले आओगे सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। इस आईडी से मुझे फॉलो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वगैरह दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे बोलता है मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले क्यों साफ करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा भी गया है, ठीक है ना। देखिए, हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर देखे हैं ना आप, जैसे कि जंग वगैरह लग जाता है, या तो फिर आपने देखा होगा जैसे गेट में पेंट करना होता तो पहले जंग लगाओ तो उसको एक पेपर आता है रुखड़ा टाइप का रहता है, उसको रगड़ते हैं। तो ये बोला जा रहा कि सैंड पेपर से साफ करना चाहिए, क्योंकि ये मैग्नीशियम एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है। क्या है? मैग्नीशियम बहुत ही अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है और हवा में ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफेद परत बनाता है। तो भाई जब परत बना लेगा तो जब जलाएंगे तो जल ही नहीं पाएगा। वो जो मैग्नीशियम का जो रिबन है ना वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट करेगा। मैग्नीशियम, ये मान लीजिए मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है ना, और ये वायु में खुला रहेगा तो ऑक्सीजन से कांटेक्ट करेगा और MgO बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे सादा इस पे जो है ना परत जम जाएगा। तो वो जब उसको जलाइएगा, उस रिबन को जब जलाइएगा तो जल नहीं पाएगा, क्योंकि उस पर परत जमा हुआ है ना। तो अब उसको जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सैंड पेपर से उसको साफ करना पड़ेगा। तो भाई क्यों साफ करना चाहिए? क्योंकि मैग्नीशियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है, आपको पता है ना। और ऑक्सीजन के साथ संपर्क आने से क्या होता है? MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफेद परत बना लेता है और इससे क्या होगा? जलने में रुकावट पैदा करेगा। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? साफ करते हैं सैंड पेपर से। उम्मीद है कि आपको एकदम आराम से याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ये इंग्लिश वाले बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील डालने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है? ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि जब कोई घोल है उसमें लोहे की कील डाले तो उसका कलर बदल गया भाई, तो उस पहले क्या घोल था? तो देखिए, कॉपर सल्फेट का पहले घोल था और उसमें जब लोहे का कील डाले तो उसका रंग बदल गया। देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। क्या होता है? भूरे रंग का हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा देता है, विस्थापित करता है। लोहा क्या करता है? लोहा कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, ये देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये लोहा है। जब ये दोनों अभिक्रिया किया तो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील जो लोहा है ना, ज्यादा रिएक्टिव है लोहा। सवाल पूछा भी जाता है ना, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो होता कि यूं है कि जब कॉपर सल्फेट का विलयन में जब लोहा का कील डाल देते हैं, यानी कि कांटी वगैरह जो डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट को हटा देता है, विस्थापित कर देता है जी। और क्या बताया? आयरन सल्फेट बन जाता है। देखिए, फेरस सल्फेट भी इसको बोलते हैं ना, इसको फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं। ओके, और कॉपर बेचारा सैड हो जाता है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील। कारण यही है कि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसीलिए जब हम आयरन को, आप इस सवाल के जवाब को ना आप अपने लैंग्वेज में भी दे सकते हो, सेंटेंस को आगे पीछे करके भी बोल सकते हो कि जब आयरन, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो अब जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डालेंगे तो आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, यानी कि फेरस सल्फेट बनाता है। इसी तो है ना, इसका कलर क्या होता है? बदल जाता है, भूरा रंग का हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश वाले प्यारे स्टूडेंट नोट कर लो इसको। चलिए आप देखते हैं हिंदी वाला। तीसरा सवाल देखते हैं। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाना चाहिए? ओके, मतलब ये है ना कि तेल वाला जो सामान है या वसा युक्त जो सामान है उसको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। क्यों भाई? मतलब नाइट्रोजन से उसको गुजारा जाता है, नाइट्रोजन गैस से उसको गुजारा जाता है। क्यों? इस सवाल का मतलब समझ लीजिए कि तेल और जो वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ है उसको जो है नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, मतलब नाइट्रोजन से गुजारते हैं। क्यों ऐसे गुजारते हैं? तो देखिए, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन के साथ बहा जाता है। बहाना मतलब गुजारा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन स्वयं प्रकृति में निष्क्रिय है। ओके, नाइट्रोजन क्या है? स्वयं प्रकृति में निष्क्रिय है।
नाइट्रोजन क्या है, खुद जो है एक निष्क्रिय तत्व है। ओके मतलब खुद निष्क्रिय, मतलब समझ रहे हैं, निष्क्रिय बोलते हैं जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। नाइट्रोजन भी निष्क्रिय तत्व की श्रेणी में आता है, लेकिन आवर्त सारणी में नहीं रखा गया वो अलग बात है, लेकिन नाइट्रोजन भी आता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं जितना हीलियम वगैरह है। तो नाइट्रोजन एक निष्क्रिय, प्राकृतिक रूप में निष्क्रिय है, इसलिए भोजन में मौजूद तेल और वसा के साथ इसे खराब करने के लिए प्रतिक्रिया नहीं करेगा। क्योंकि ये क्या है ना, नाइट्रोजन क्या है, निष्क्रिय है, और जब भोजन या तो कोई खाद्य पदार्थ या तेल है उससे जब प्रवाहित करेंगे तो उससे प्रतिक्रिया नहीं करेगा, भोजन से रिएक्शन नहीं करेगा। जब नाइट्रोजन की अधिक मात्रा को फ्लश किया जाता है, मतलब गुजारा जाता है, तो भोजन को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है। यानी कि अगर हम नाइट्रोजन को प्रभावित नहीं करेंगे, नाइट्रोजन से तेल वाला सामान या वसायुक्त सामान को नहीं गुजारेंगे, तो वो सामान खराब हो जाता है जी, और ऑक्सीकृत होकर जो बासी हो जाता है, समझ रहे हैं ना, खराब हो जाता है। यही कारण है कि आलू के चिप्स में भी हम लोग क्या देखते हैं ना, जो आलू का चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें भी नाइट्रोजन का ही मिला होता है। हम लोग जितना भी पैकेट का सामान खाते हैं ना, वो पैकेट में एक्चुअली नाइट्रोजन गैस ही रहता है, और नहीं अगर नाइट्रोजन गैस डालेगा तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, बासी हो जाएगा, खाने में मजा नहीं आएगा ना। तो यही कारण है। ओके डियर, समझ में आ गया आपको? ये देखो इंग्लिश वाले प्यारे, नोट कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट लेना। चलिए चौथा भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? आपको पता है पीतल वाला बर्तन में अगर दही, यानी कि दही हो या नींबू हो, अगर उसको डालते हैं तो नुकसान पहुंचेगा। देखिए होता ये है कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खट्टे पदार्थों में एक एसिड होता है, हर खट्टे पदार्थ में एसिड होता है। जैसे दही में लैक्टिक एसिड होता है, नींबू में अलग अलग एसिड होता है, नींबू में हो गया, दही में, जो भी खट्टे पदार्थ सब में मतलब अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। तो खट्टे पदार्थों में एसिड होता है, और वो एसिड मौजूद होने के कारण क्या होता है ना, धातु के साथ जो क्रिया करता है, यानी कि जो धातु है, जैसे जो पीतल है, जो तांबा है, उससे रिएक्शन कर लेगा और एक जहरीले लवण का निर्माण करता है। अगर आप पीतल के बर्तन में नींबू या खट्टे पदार्थ रख दीजिएगा तो उससे रिएक्शन करेगा और एक जहरीला लवण बना देगा, जिसको अगर खाता है कोई बंदा जो, तो उसी में भोजन कर लेगा फिर, तो उससे होगा ना क्या कि आदमी बीमार पड़ सकता है और जान भी जा सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है मतलब क्या होता है कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। कारण यही क्योंकि वो रिएक्शन कर लेता है धातु के साथ और जहरीले लवण का निर्माण करता है। ओके डियर, चलिए आपको मेरी बातों से सुन के कम से कम तो याद हो रहा है। अब इसको अगर याद नहीं है तो नोट कर लीजिएगा और कॉपी में छाप लीजिएगा आप लोग। ओके, तो संभावित है कि एग्जाम में भी छपे सवाल, कुछ ना कुछ सवाल छपना चाहिए। ओके, लेकिन आपको याद करना सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल का जलीय विलयन धातु का चालन क्यों करता है? आपको पता है अम्ल जो होता है ना, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातु का चालन का मतलब, विद्युत का चालन मतलब बिजली प्रवाहित होता है। जो अम्ल होता है, जो खट्टा चीज होता है, अगर उसमें आप करंट दोगे तो करंट बहने लगेगा, मतलब करंट फ्लो हो जाता है। कारण क्या होता है? देखिए, अम्ल जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, ठीक है ना, अम्ल क्या होता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, और ये हाइड्रोजन आयन विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी है। अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, आपको पता है अम्ल में जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, और ये हाइड्रोजन आयन के कारण क्या होता है? विद्युत के चालन, मतलब इसी के कारण जो है उस अम्ल में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन का उत्पन्न करता है, अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, और इसी के कारण जो है उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। बस यही कारण है कि विद्युत धारा उत्पन्न फ्लो होने लगता है। ओके, नोट कर लेना इसको। आगे बोलता है क्या? आसूत जल, जिसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं, है ना। जो बैटरी में पानी डालते हैं ना, जो बैटरी में जो पानी डाला जाता है उसको डिस्टिल्ड वाटर बोला जाता है, ठीक है ना। और इसको मतलब वर्षा का जल से थोड़ा थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज वर्षा के जल से भी ज़्यादा डिस्टिल्ड वाटर ये ज़्यादा शुद्ध है। आशुद्ध जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता भाई? मतलब आशुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, क्यों? देखिए, लेकिन वर्षा जल में हो जाता है ना, वर्षा जल में हो जाता है। देखिए, जानते हैं आशुद्ध जल जो है पानी का एक शुद्ध रूप है, मतलब एकदम पक्का। अगर सवाल पूछा जाए कि सबसे शुद्ध रूप कौन है भाई, तो आशुद्ध जल से 7 मतलब शुद्ध होता ना, 7 pH मान 7 होता है, एकदम शुद्ध रहेगा। तो सबसे ज्यादा शुद्ध अगर पानी देखा जाए तो कौन है? आशुद्ध जल है। अगर वर्षा का जल भी ऑप्शन है तो बेहतर होगा कि आशुद्ध जल को टिक आउट करेंगे ऑप्शन में। अगर आशुद्ध जल नहीं रहेगा तो फिर आप वर्षा का जल भी टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन वर्षा जल से भी ज्यादा शुद्ध होता है आशुद्ध जल। इसमें कोई विलय नहीं होता है, इसलिए यह बिजली का संचालन नहीं, विलय का मतलब इसमें कोई आयन ही नहीं होता है, समझ में आया ना। इसमें कोई विलय, इसमें कुछ भी मिला नहीं होता, आशुद्ध जल में कुछ भी मिला हुआ नहीं रहता है ना। जब कुछ मिला हुआ नहीं रहता तो उसमें आयन भी नहीं होता, मतलब हाइड्रोजन आयन होता ही नहीं उसमें। तो जब हाइड्रोजन आयन ही नहीं होगा तो विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। जिसमें हाइड्रोजन आयन होगा, ओके, तो उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, धारा बिजली जो है फ्लो होने लगेगा, करंट बहने लगेगा। तो आशुद्ध जल जो है ना, उसमें तो कोई विलय ही नहीं होता, उसमें वो एकदम उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं होता है,
जैसे कि वर्षा का पानी में कुछ कुछ भी मिला रह सकता है ना। तो अब देखिए, जबकि बारिश का जो पानी होता है वो घुले हुए लवण और एसिड, उसमें एसिड भी मिला रहता है। वर्षा जल का पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड भी रहता है, लवण भी रहता है। तो जब एसिड है, लवण है, तो भाई आयन तो रहेगा, और आयन से अलग होता है तो क्या होता है, बिजली संचालन होता है, बिजली प्रवाहित हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया क्यों? तो यहाँ पे नोट कर लेना, नोट कर लो इसको। आगे सवाल यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना चाहिए, क्यों? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, क्या होता है, जो मूर्ति बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो होता है आर्द्रता से दूर रखना चाहिए। मतलब ये हुआ कि नमी से दूर रखना चाहिए उसको, नमी नहीं तो खराब हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों दूर रखते हैं? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक ऐसा पदार्थ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग आमतौर पर मूर्ति कला सामग्री और धुंध पट्टियों में किया जाता है ना। मूर्ति कला सामग्री होता है, धुंध पट्टियों होता है ना, उसमें इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम प्लास्टर भी कहते हैं, क्योंकि जिप्सम से ही प्राप्त होता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। आप देखिए, सवाल बोला व्याख्या करें तो थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है। ओके, अब देखिए, आर्द्रता के कारण प्लास्टर की सेटिंग को धीमा करके, मतलब जो प्लास्टर का जो होना चाहिए मेन क्वालिटी, उसको धीमा करके प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रभावित कर सकती है। अगर आर्द्रता में रखेंगे, अगर नमी मिलेगा तो उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए इसे आर्द्रता से दूर रखना चाहिए, नहीं तो प्लास्टर क्या होगा, बेकार हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम मूर्ति को प्लास्टर किए, ठीक है ना, और अगर उसको हम ठंडक दिन में मान लीजिए नमी है, अगर ठंडक दिन में मूर्ति बनाएंगे तो अक्सर है कि वो खराब हो जाएगा, प्लास्टर क्या खराब हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट है, क्या होता है, और जब इसमें क्रिस्टलीकरण का पानी मिलाते हैं, जब पानी मिलाते हैं बनाने के लिए, तो जिप्सम बनता है। क्या होता है, देखिए, जब इसमें क्रिस्टलीकरण का पानी मिलाता है तो जिप्सम बनता है, जो एक कठोर पदार्थ होता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक सीलबंद कंटेनर में रखना चाहिए, है ना। जिप्सम जब अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर क्रिस्टलीकरण का पानी मिला देंगे ना तो जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम से भी, हालांकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से तैयार करता है, जब उसको हीट करते हैं तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है ना। लेकिन अगर उसमें क्रिस्टलीकरण का पानी मिला देंगे तो क्या होगा, जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम एक कठोर पदार्थ है, पर इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक सील बंद, मतलब सील बंद कंटेनर, मतलब पैक एकदम बर्तन में रखना चाहिए, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्यों रखना चाहिए दूर। ओके, आर्द्रता से। सवाल हो गया, 8-7 सवाल हो गया। चलिए आगे देखते हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबा कर रखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सोडियम एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है जी, है ना, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, और हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और नमी के साथ जोरदार प्रतिक्रिया करता है, जिससे आग भी लग सकती है। इस विस्फोटक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम मिट्टी के तेल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है ना। यानी कि सोडियम जो है वायु के साथ, जो वायु में ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करेगा तो भाई आग लग जा सकता है ना, आग लग सकती है। तो उसको तेल में इसलिए डुबा कर रखते हैं क्योंकि तेल से वो रिएक्शन ही करेगा ही नहीं, जब करेगा नहीं तो आग भी नहीं लगेगा, विस्फोटक से भी बच जाएगा, है ना। नोट कर लेना इसको। तो सवाल ऑब्जेक्टिव में भी बनता है कि सोडियम को किस में डुबा कर रखते हैं, पानी में कि केरोसिन तेल में। तो हो गया क्लियर, सवाल समझ में आ गया कि सोडियम को केरोसिन तेल भी बोलते हैं, मिट्टी के तेल को केरोसिन तेल भी बोलते हैं, अच्छी तरीके से जानते होंगे आप लोग। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? जो आयनिक यौगिक होता है उसका गलनांक क्यों हाई होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई क्यों होता है? देखिए, आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, मतलब जो बॉन्ड होता है ना, आयनिक यौगिकों में जो बॉन्ड होता है, जो बंधन होता है ना, बहुत ही स्ट्रांग होता है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर तो जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, उसके बीच बहुत ही ज्यादा आकर्षण होता है, और उस आकर्षण को कम करना है तो हमको बहुत ज्यादा अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बॉन्ड होता है। यानी कि जो आयनिक यौगिक होता है वो जो बना होता है ना, जो यौगिक किसको बोलते हैं, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तो अगर वो यौगिक बन जाता है आयनिक यौगिक, तो उसके बीच ना बहुत ही ज्यादा आकर्षण, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मिला होता है, निकल ही नहीं सकता है। अब उसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आकर्षण को खत्म करना है, तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो भाई हीट करने का मतलब ये है कि मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है ना, मतलब गलनांक ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जिससे ज्यादा हीट होता है ना, ज्यादा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलता बहुत देर में, ज्यादा हीट करना पड़ेगा तभी गलेगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है। ओके, आगे है आखिरी सवाल, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं। जो धातु है, कोई धातु है,
मान लीजिए कोई ऐसा धातु है जो उसका जो ऑक्साइड है ना अम्लीय और क्षारीय दोनों होगा। जैसे आपने पढ़ा ना धातु का होता है, धातु विद्युत का धातु जो है क्षारीय होता है ना, और अधातु जो है अम्लीय होता है, आपने पढ़ा होगा। तो धातु ऑक्साइड सॉरी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, ये आपने पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव में सवाल पढ़ा होगा कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। लेकिन कुछ ऐसा धातु है जिसके ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकट करता है ना, समझ रहे ना, दोनों तरफ होता है अम्लीय क्षार। तो एक तो ऐसा धातु है जो उसका जो ऑक्साइड जो क्षारीय होता है, कुछ ऐसा धातु है जिसका ऑक्साइड अधातु ऐसा है जिसका ऑक्साइड अम्लीय होता है, लेकिन कुछ ऐसा धातु भी है जिसके ऑक्साइड अम्लीय क्षारीय दोनों है, दोनों प्रकट करता है, तो उसी को बोलते हैं उभयधर्मी। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों अम्लीय क्षारीय दोनों ऑक्साइड प्रदर्शित करता है। जिंक ऑक्साइड, ये भी दोनों, इसका दोनों एग्जांपल में दे दिया। ओके, इसको नोट डाउन करना। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर आपको याद नहीं भी था तो आप याद तो हो गया होगा, लेकिन इसको कॉपी में छापिएगा तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होगा और आपके दिमाग में छपने वाला है सवाल, और एग्जाम में भी अच्छा है कि छप जाए। ओके, तो एग्जाम में छपे या ना छपे, लेकिन सवाल को याद करना है, बिकॉज आपके ही क्लास का बहुत ही टॉप लेवल का सवाल है, मिस मत करना इसको याद करने से। ओके, वीडियो को फिलहाल लास्ट करते हैं। आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे, एंड वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलेगा। ओके, फिलहाल इस वीडियो के लास्ट करते हैं। ज़्यादा जानकारी करने के लिए नीचे में कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना प्यारे कि आपको 10 सवाल में कितना सवाल याद था, या तो आपने कितना सवाल याद था, कितना सवाल आपको पहले से याद था, आपने कितना सवाल नोट किया है। ओके, कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।